नमस्कार, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनोखा तलाक। सुबह सुबह के 4 बज रहे थे। 45 वर्षीय नर्मदा जी अपनी खाट पर लेटी हुई बेचैन हुई जा रही थी। इधर उधर करवटें बदल कर जैसे तैसे करके उन्होंने रात बिताई। उन्हें इतना बेचैन देखकर 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले, क्या हुआ नर्मदा बेटी, तुम्हें कुछ बेचैनी हो रही है क्या? तो नर्मदा जी एक लंबी सी सांस लेते हुए बोली, बस मुझे अपने बेटे बहू को लेकर चिंता हो रही है कि उनका हंसता खेलता परिवार मुझे उजड़ते दिख रहा है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों को कि छोटी मोटी बातों पर झगड़ा मत किया करो, लेकिन आजकल के बच्चे किसी की सुनते ही कहाँ हैं। कल मेरे बहू और बेटे की कोर्ट में सुनवाई है। वह दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। नर्मदा जी की बात का जवाब देते हुए उनके पिता बोले, बेटी, आज से 15 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ऐसी ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। जब तुमने अपने पति से तलाक लेकर अलग होने का फैसला कर लिया था, मैं और तुम्हारी माँ दोनों तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम उस वक्त नहीं मानी। तो अपने बेटे से तुम कैसे उम्मीद रख सकती हो कि वह तुम्हारी बात को समझे? आज 15 साल बाद फिर से वही किस्सा खुद को दोहरा रहा है। बेटी, अपने पिता की ऐसी बातें सुनते ही नर्मदा जी की आंखें भर आई। तभी उनके पिता बोले, लेकिन बेटी, मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें अपने बेटे के साथ होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैं कल सुबह ही आगरा के लिए निकल जाऊंगी। दरअसल जब नर्मदा जी का अपने पति रघु जी से तलाक हुआ था, उस समय उनका बेटा सिद्धार्थ 12 साल का था। माँ बाप के अलग होने से सिद्धार्थ अंदर ही अंदर टूट गया था। इस बात के लिए वह अपनी माँ से उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद से नर्मदा जी अपने बेटे को लेकर मायके में ही रह रही थी। अपने बेटे की पढ़ाई पूरी होने के बाद सिद्धार्थ आगरा में ही नौकरी करने लगा। नर्मदा जी और रघु जी को अलग हुए 15 साल बीत चुके थे और 15 साल बाद आज उनके बेटे सिद्धार्थ की गृहस्थी भी तहस नहस होने जा रही थी। अगले दिन जब नर्मदा जी सिद्धार्थ के घर पहुंची और सिद्धार्थ ने जैसे ही दरवाजा खोला, तभी सिद्धार्थ के पास उसके वकील का फोन आया और बोला, अरे मुबारक हो सिद्धार्थ जी, आज तो लिखित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको आपकी तलाक के कागज भी मिल जाएंगे। उसके बाद आप और आपकी पत्नी रूही हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। यह बात सुनते ही सिद्धार्थ का कलेजा धक्क से रह गया। तभी नर्मदा जी के गले लगकर रोने लगा और अपनी मन की पीड़ा को छिपा ना सका। सिद्धार्थ रोते हुए बोला, माँ, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि सिद्धार्थ, हम लोग एक नदी के 2 किनारों की तरह हैं, जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद रूही ने सही कहा था, नदी के 2 किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जिंदगी को बहुत गंभीर समझता था, शायद इसलिए आज मैं अकेला ही रह गया हूँ। काश मैं उस दिन उसे रोक लेता, काश कैसे भी करके उसे मना लेता, तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। नर्मदा जी सिद्धार्थ की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ पा रही थी। वह जानती थी कि इस घटना से वह अंदर ही अंदर टूट चुका है, इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा, अभी देर नहीं हुई है, तो रूही से बात करके अपने रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि बेटा, जिंदगी अकेले गुजारना बहुत कठिन होता है। यह बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। मैंने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। मैं नहीं चाहती कि वही गलती वापस से तुम दोनों भी दोहराओ। नहीं माँ, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। आज कोर्ट में सुनवाई के बाद कानूनी तौर पर हम दोनों अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ तैयार होकर
कोर्ट चला जाता है। अदालत की कार्यवाही से पहले सिद्धार्थ ने रूही से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी माँ रूही और सिद्धार्थ के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। तभी कुछ देर बाद कोर्ट में सुनवाई होती है और थोड़े बहुत बहस के बाद फैसला ले लिया जाता है और तलाक को मंजूरी दे दी जाती है। सिद्धार्थ के घर पहुंचते ही नर्मदा जी आंखों में आंसू लिए हुए प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखती रहती हैं। तो सिद्धार्थ आंखों में आंसू लिए हुए बोलता है, माँ, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ ही देर में ही रूही यहाँ पहुँचती होगी अपना बाकी का सामान लेने के लिए। इतना कहकर सिद्धार्थ अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें रूही की कुछ साड़ियाँ और कपड़े थे, जिन्हें सिद्धार्थ रूही की यादों के तौर पर संभाल कर रखा था। सिद्धार्थ रूही के सामान को देखकर खुद ही से बात करने लगा, मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती की? मेरी गलती की वजह से रूही का इस घर में दम घुटने लगा था। क्यों मैं अपने आप को उसके हिसाब से नहीं ढाल पाया? अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं को भी थोड़ा सा बदला होता तो शायद आज मेरी पत्नी मेरे साथ होती। उधर रूही भी सिद्धार्थ के घर आते हुए सोच रही थी कि शायद जिंदगी में बहुत संघर्ष है। जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है तब तक वह हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ में थे हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? तुम्हारे बिना मेरी ये जिंदगी नहीं लग रही है। लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे पास वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। यह सब सोचते सोचते रूही एकाएक अपने अतीत में हुई उस घटना को याद करने लगी। सिद्धार्थ और रूही बचपन के ही दोस्त थे। वह दोनों स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई साथ में ही किए थे। वैसे तो रूही का ध्यान कभी सिद्धार्थ की ओर नहीं गया था, लेकिन 8वीं क्लास के बाद जब सिद्धार्थ अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगा तो वह आश्चर्यचकित रह गई कि किसी लड़के का रिजल्ट हमेशा इतना अच्छा कैसे आ सकता है। सिद्धार्थ का पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी और कुछ समय बाद ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बताई। कॉलेज का आखिरी दिन था। रूही सिद्धार्थ के पास आई और बोली, सिद्धार्थ, मैं चाहती हूँ हमारे इस दोस्ती को रिश्ते का नाम दे दिया जाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हो जाऊं। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह सुनकर सिद्धार्थ कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोनों की जातियाँ अलग अलग थीं, इसलिए शादी करना उनके समाज के खिलाफ था। सिद्धार्थ के परिवार वालों को तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन रूही के माता पिता मानने को तैयार नहीं थे। तभी रूही ने जिद करते हुए बोला, शादी करूंगी तो सिर्फ सिद्धार्थ से, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आखिरकार रूही के माता पिता ने भी इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन कभी सिद्धार्थ को दिल से अपना नहीं पाए। कॉलेज खत्म होने के 2 साल बाद रूही और सिद्धार्थ की शादी हो गई। रूही अपनी शादी के बाद उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी जब शादी के बाद रूही ने सिद्धार्थ के घर में पहला कदम रखा था। तो सिद्धार्थ ने एक सफ़ेद कपड़े पर उसके पैरों के निशान लिए थे और ठीक 2 दिन बाद वह उस कपड़े को एक फ़ोटो फ्रेम में लगवा कर घर लेकर आया था। जब रूही ने यह सब देखा तो हैरानी से बोल उठी, अरे, यह तो मेरे पैरों के निशान हैं। तुमने इसे फ़ोटो फ्रेम में क्यों करवा दिया? रूही ने पूछा। तो सिद्धार्थ बोला, रूही, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे भेज देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वह अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे
जितना उसे उसके माता पिता के घर से मिलता था। बस इसी सोच में ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। सिद्धार्थ की यह बातें सुनकर रूही हैरान रह गई। फिर उसे ख्याल आने लगा कि शादी के बाद कैसे सिद्धार्थ सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का लगभग सारा काम निपटा देता था। उसके बाद ही वह रूही को जगाता था। वे सारे दृश्य रूही की आंखों के सामने किसी सिनेमा की तरह दिखने लगे। गुड मॉर्निंग रूही जी, देखिए सुबह हो चुकी है, खिड़कियां खोलते हुए सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन रूही तो जैसे अपनी नींद से निकलना ही नहीं चाहती थी। फिर सिद्धार्थ ने कहा, उठो रूही, मैं तुम्हारे लिए कड़क चाय बनाकर लाया हूँ। तभी रूही बड़ी मुश्किल से नींद से बाहर आती है और बोली, गुड मॉर्निंग मेरे पति परमेश्वर, लगता है आज भी सुबह सवेरे उठकर आपने घर के सारे काम कर दिए। जी हाँ रूही जी, सारे काम हो चुके हैं, बस कपड़े धुलने बाकी रह गए हैं। तो रूही बोली, अरे सिद्धार्थ, क्यों तुम सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले ही इन सब कामों में लगे रहते हो? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम कर लेती हूँ, तुम अपना ऑफिस का काम संभाला करो, घर के काम की चिंता तुम मत किया करो। तो सिद्धार्थ बोला, अरे रूही, मुझे सभी काम सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। अब तुम इस प्रकृति को ही देख लो, अपने सभी काम सही समय पर ही करती है। प्रकृति? यह प्रकृति कौन है? रूही ने गुस्से से पूछा। तो सिद्धार्थ बोला, अरे रूही जी, प्रकृति यानी नेचर, जैसे कि सूरज और चंद्रमा अपने सही समय पर उगते हैं और अस्त होते हैं। नदी अपनी गति से ही बहती रहती है, झरने हमेशा ही गिरते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर ही करना चाहिए। और वैसे भी यह सब काम करने से मेरा ही फायदा है। अच्छा, तुम्हारा फायदा कैसे? रूही आश्चर्यचकित होकर पूछी। तो सिद्धार्थ बोला, अब आप ही देखिए, सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है, तो सेहत का भी फायदा हो गया। और फिर अगर हम अपनी मैडम जी के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी मैडम जी भी तो खुश हो जाएंगी, और अगर वह खुश हो गई तो फिर हमारा ही फायदा होगा ना। अच्छा, तो यह बात है, रूही मुस्कुराते हुए बोली। तो सिद्धार्थ ने कहा, और वैसे भी यह घर मेरा भी है। तो रूही ने कहा, तुम्हारा भी तो है का क्या मतलब है? ये घर तो तुम्हारा ही है। जी नहीं रूही जी, सिर्फ मेरा नहीं, ये घर हम दोनों का है। और मैडम जी, जब यह घर हम दोनों का है तो इसका काम भी हम दोनों मिलकर ही करेंगे ना। और फिर यह कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम सिर्फ औरतें ही करेंगी, आदमी को नहीं करना चाहिए? क्या पत्नी ही उम्र भर बर्तन कपड़े धोती रहेंगी, कभी आदमी नहीं धो सकता? अरे रूही, काम तो काम होता है, जिसके पास हो वह कर सकता है। अच्छा अब यह बताओ, चाय कैसी लगी? अरे पतिदेव, चाय आप बनाएं और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? रूही ने हंसते हुए कहा। तो सिद्धार्थ बोला, बस तुम्हारी यही मुस्कुराहट तो मेरी जान ले लेती है, बस इसी मुस्कान पर तो मैं फिदा हूँ। ओफो सिद्धार्थ, अब ये मुस्कान कौन है? आपकी यह प्यारी सी स्माइल, कहते हुए सिद्धार्थ रूही को गले से लगा लिया। फिर रूही कहती है, सिद्धार्थ, दिवाली आ रही है, तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा दिवाली का तोहफा लेकर हमारे घर पर आएंगे, तो तुम जल्दी आ जाना। अरे चिंता मत कीजिए मैडम जी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, और उनके लिए अपने हाथ से खास व्यंजन भी बनाकर तैयार करूंगा। शाम को जब रूही के मम्मी पापा आए तो सिद्धार्थ की आवभगत देखकर वह तो उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रह गए। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ शाम को ऑफिस से घर लौटा तो रूही उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण सिद्धार्थ सीधा किचन में गया, गैस बंद करके बाहर आया और बोला, रूही, रसोई घर में दाल जल गई है और तुम यहाँ फ़ोन में मस्त हो।
तुम्हें कितनी बार कहा है कि फ़ोन में इतना मत खो जाया करो कि असल दुनिया से ही नाता तोड़ लिया करो। तभी रूही गुस्से से बोली, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, मुझे समझ नहीं आता सिद्धार्थ, मेरे फ़ोन से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है? हमेशा ही मेरे फ़ोन के बारे में कोई ना कोई कमेंट तुम करते ही रहते हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और अपने आप को देखो, अभी वही पुराने ख्यालातों वाले बने बैठे हो। कभी किसी सोशल मीडिया साइट पर तुमने अपना कोई अकाउंट भी बनाया है जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है। सोशल मीडिया पर एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपनी खूबसूरत लम्हों को शेयर करते हैं और यहाँ तुम खुद को देखो, आज के ज़माने की मोबाइल लेने के बजाय तुम कीपैड वाला मोबाइल लेकर चलाते हो, वह भी 8 साल पुराना। अपने कपड़े देखो, बाबा आदम के ज़माने की नज़र आते हो। सफ़ेद और काले रंग के अलावा जैसे और कोई रंग है ही नहीं तुम्हारी दुनिया में। लेकिन सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारी तरह ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी बोरियत भरी ज़िंदगी से। तो फिर सिद्धार्थ बोला, लेकिन रूही, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्ते से मेरे साथ जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इससे ज़्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। और मैंने तुम्हें पहले भी यह बात समझाई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर इन चीज़ों को हद में इस्तेमाल करो तो अच्छा ही है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीज़ों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम तब सोचोगी ना जब तुम्हें इस सोशल मीडिया से फुर्सत मिलेगी। तुम्हें तो इस फ़ोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी दिखाई नहीं देते हैं। इस बात पर रूही भड़कते हुए बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे इस फ़ोन से इतनी ही नफ़रत है तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? तलाक होने से तुम मुझसे आज़ाद हो जाओगे और तुम्हें मेरी कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। नफ़रत होने लगी है मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर। अब तो मुझे इस बोरियत ज़िंदगी से आज़ाद होना है। ऐसा कहते हुए रूही पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन यह बात सुनकर सिद्धार्थ के होश ही उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इधर रूही बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाते हुए सोचने लगी, सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, सिद्धार्थ मेरे लायक है ही नहीं। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। अपने मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी हूँ। अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। खैर, धीरे धीरे रूही और सिद्धार्थ के रिश्ते फिर से सुधरने लगे। उनकी शादी को 2 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले सिद्धार्थ ने अपनी रूही से कहा, रूही, कल हमारी शादी को पूरे 2 साल हो जाएंगे। तो रूही उत्साहित होते हुए बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह? सिद्धार्थ खुश होकर बोला, बड़े ही अनोखे तरीके से। यह सुनकर रूही बहुत खुश हो गई। तो सिद्धार्थ ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी से तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे और फिर गरीबों में दान करेंगे। यह बात सुनते ही रूही की हैरानी का ठिकाना ना रहा। वह गुस्से से बोली, कब तक सिद्धार्थ? आखिर यह सब कब तक चलेगा? पूरे 2 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। तुम आज के ज़माने की ज़िंदगी कब तक जियोगे? अरे कैसे इंसान हो तुम कि एक सरप्राइज़ तक नहीं दिया जाता तुमसे अपनी पत्नी को? क्यों नहीं समझते कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है? क्या सिर्फ प्यार के बलबूते ही पूरी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? अरे एक ही तो ज़िंदगी है, कुछ मौज मस्ती कर लेते हैं, कुछ सपने भी होते हैं इंसान के,
लोगों को देखो, आज के ज़माने से जी रहे हैं और वैसे ही जीने में मज़ा है। मुझे वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टी, डिनर, बर्थडे या एनिवर्सरी पर केक पार्टी, यह सब तो तुम्हारी ज़िंदगी से कोसों दूर हैं। जानते हो सिद्धार्थ, मेरी छोटी बहन जूही की शादी ऐसे घर में हुई है जहां उसके तो ऐश ही ऐश हैं। अभी 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने में 2 बार अपने पति के साथ विदेश घूम कर आ गई और इंडिया में तो ना जाने कितनी ही जगह घूम चुकी है। आए दिन पार्टी, डिनर, शॉपिंग करना, ना जाने कितनी मौज मस्ती भरी जिंदगी जी रही है। 2 दिन पहले उसका बर्थडे था तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार प्राइज़ दिया। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, कितनी खुशी थी वह। बस एक मेरी ही किस्मत फूटी थी। लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? तुम तो वही हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हो। जमीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, प्रातःकाल उठकर योग प्राणायाम करना है। सोशल मीडिया तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है ना। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। किसी खास मौक़ों पर सरप्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही सारे जहां का सुख मिल जाता है। रूही के मुंह से यह सब बातें सुनकर सिद्धार्थ बस हैरानी से उसे देखता ही जा रहा था। उसे मालूम था कि यदि इस समय वह कुछ कहेगा तो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन वह रूही के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, रूही, कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात फ़ोन में बिज़ी हो और सोशल मीडिया को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर के बाकी कामों में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए शायद मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही निकल गया है। इस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसा कुछ ना हो पाए, इसके लिए मैं तुमसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते ही बाहर आ जाओ। देखो रूही, सोशल मीडिया के जिन दोस्तों के साथ अपनी पोस्ट शेयर करके उनकी लाइक्स हासिल करके तुम्हें खुशी होती है, जब सच में तुम्हें ज़िंदगी में किसी एक भी दोस्त की ज़रूरत होगी ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम्हारे साथ खड़े होंगे तो सिर्फ तुम्हारे अपने। इसलिए वक्त रहते स्वयं को संभाल लो, अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो। एक बात और कहना चाहूँगा रूही, दूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं हमारे आसपास, और इस दुनिया के लोग कितने हंसते हुए नज़र आते हैं, वह लोग उन तस्वीरों में जो भी वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन रूही, हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वह दुखी होता है तो उस पर तस्वीर खींचकर वह सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसलिए यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबसे ज़िंदगी रोमांस और उत्साह से भरपूर है और हम उनके मुकाबले नीरस ज़िंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होते रूही, लेकिन इन्हीं लड़ाई झगड़ों को इतना बढ़ा देना कि इंसान तलाक के बारे में सोचने लगे, तो यह गलत है ना। जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। अगर हम ये ठान लें तो फिर से हमारी ज़िंदगी खुशहाल ही हो जाएगी। रिश्तों में पड़ी गांठ को जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, ना कि रिश्ते ही तोड़ देने चाहिए। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को आकर मिलते हैं। और हाँ, मुझे वही पहले जैसी हंसती खिलखिलाती हुई मेरी रूही चाहिए। उस समय तो सिद्धार्थ ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया।
रूही अपना बैग पैक कर रही थी। उसे देखते ही सिद्धार्थ बोला, रूही कहीं जाने की तैयारी है क्या? तभी रूही बोली, जी नहीं, मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़कर जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगी। रूही की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। फिर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोला, रूही तुम ही तो कहती हो कि एक ही जिंदगी है, फिर यह भी तो सोचो कि क्या यह जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखो रूही, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तभी सिद्धार्थ की बात को काटते हुए रूही बोली, बस मुझे कुछ और नहीं सुनना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, जिनकी नज़रों में मेरे सपनों की कोई अहमियत नहीं है, उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही रूही अपना बैग उठाने लगी तो सिद्धार्थ बोला, ठीक है रूही, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तुम्हें तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और चाह कर भी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ पाओगी। तो रूही ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की जिंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है? यहाँ वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। ऐसा कहते हुए रूही सिद्धार्थ का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अपनी अतीत में खोई रूही अचानक से अपनी वर्तमान स्थिति में आ गई। जब सिद्धार्थ के घर के बाहर दरवाजे पर पहुंचकर रूही ने बेल बजाई तो नर्मदा जी ने दरवाज़ा खोला। रूही ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने दे दिया। तो रूही हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। तभी रूही का मोबाइल बजने लगा। हाँ माँ, हाँ मैं पहुँच गई हूँ। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, ज़्यादा देर वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, अपना सामान उठाकर जल्दी से निकल जाना वहाँ से। ठीक है मम्मी, ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा हुआ आशियाना अब तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी रूही की खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी, जो आज उससे पूछ रही थी कि क्यों रूही, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी? किसके लिए तुमने अपने सिद्धार्थ को छोड़ दिया था? घर में लगे इधर उधर की तस्वीर देखकर अचानक उसे लगा जैसे उसे घर की एक एक चीज चीख चीख कर उससे सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर? तभी रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह कमरे में पहुंची तो देखा सामने सिद्धार्थ खड़ा था। रूही के हाथ में तलाक के कागज देखते ही सिद्धार्थ मन ही मन उससे बोला, रूही, भले ही इस कागज में लिखी हुई सारी चीज तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे जरूरी चीज थी वह तो इस कागज में भी नहीं लिखी। फिर थोड़ी देर बाद स्वयं को सामान्य दिखाता हुआ सिद्धार्थ बोला, रूही कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? रूही ने पूछा। तो सिद्धार्थ अभी कुछ कहने ही जा रहा था कि इतने में रूही की बहन जूही का फोन आया। फोन कॉल सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता? कहते हुए रूही रोने लगी। रूही के रोने की आवाज़ सुनकर नर्मदा जी भी अपने कमरे से बाहर आई। उधर सिद्धार्थ भी घबरा गया कि आखिर बात क्या है। तो रूही ने रोते हुए कहा, सिद्धार्थ, मेरी बहन जूही ने सुसाइड करने की कोशिश की। इस समय वह अस्पताल में एडमिट है, मुझे अभी उससे मिलने जाना है। कहते हुए जैसे ही रूही बाहर जाने लगी तभी सिद्धार्थ बोला, रुको रूही, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। रूही सिद्धार्थ के साथ बाइक पर बैठकर
अपनी बहन से मिलने अस्पताल पहुंची। जूही, आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? और यह सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में भी नहीं सोचा? अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वह तेरे पति बिना कैसे जिएगा? तो जूही बोली, अरे उसी ने तो मजबूर किया मुझे यह कदम उठाने को। यह सुनते ही रूही अचंभित रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना? तो जूही उदास मन के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितने ही ऐशो आराम क्यों ना मिल जाएं, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही ना मिले तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का। उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं जी कर क्या करूँगी। सारी सच्चाई जानकर रूही के होश ही उड़ गए। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। जलन तो होगी ही, उसे लेकिन अपने कोई और सिद्धार्थ के रिश्ते का ख्याल आया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी। उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर उन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया? थोड़ी देर बाद रूही और सिद्धार्थ अस्पताल से बाहर आए तो सिद्धार्थ ने पूछा, रूही कहाँ जाना है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम अपना सामान कल ले लेना, अभी बहुत रात हो चुकी है। तो रूही बोली, नहीं सिद्धार्थ, तुम्हारे घर चलते हैं। एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। फिर रूही रास्ते में ही सोचने लगी, ठीक ही तो कहा था सिद्धार्थ कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नज़र आते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि वह असल ज़िंदगी में भी खुश हों। रास्ते में जब सिद्धार्थ ट्रैफिक की वजह से बाइक रोका तो उस रूही ने देखा कि वहीं उनके पास में एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था। पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर बैठी हुई थी। एक सुकून था, मानो उसके साथ रहकर वह पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए रूही सोचने लगी कि कितना अच्छा होता है ऐसे इंसान का साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। कितना बेहद खूबसूरत होता है वह प्यार जिसे पाकर एक औरत अपने आप को संपूर्ण पीड़ाओं से सुरक्षित महसूस करती है। कभी मैं भी अपने सिद्धार्थ के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रही थी, तभी अपने हाथ में लिए हुए तलाक के कागज़ को देखते हुए वह मन ही मन बोल उठी, इस कागज़ के टुकड़े ने मुझे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी और उन खूबसूरत लम्हों को भी छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद वह लोग घर पहुँचे तो सिद्धार्थ बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो रूही। और जैसे ही सिद्धार्थ नर्मदा जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो रूही बोली, सिद्धार्थ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी सिद्धार्थ बोला, रूही यहाँ बैठो और कहो क्या कहना चाहती हो। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन रूही चाहते हुए भी कुछ ना बोल पा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सिद्धार्थ ने कहा, रूही एक बात पूछूं, इतने महीने हम दोनों एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? क्या इतना कमज़ोर रिश्ता था हम दोनों का? सिद्धार्थ कपकपे आवाज़ में बोला। तो रूही रोते हुए बोली, सच कहूँ तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज़ क्या हुई कि मैंने दूसरों को हम दोनों के रिश्ते के बीच में आने की इजाज़त दे दी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर आना हो ही नहीं पाया। सिद्धार्थ, आज सब कुछ कर गुजरने के बाद आज मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे सब कुछ छूट रहा है। तलाक होने के साथ जैसे मेरी ज़िंदगी मुझसे दूर जा रही है। आज मुझे समझ आया कि जो मेरी सबसे ज़्यादा परवाह करता था, मैंने उसी की कदर नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी,
वह बातें उसे सब मुझे गलत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वह सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी है। इस सोशल मीडिया की वजह से हम अपने संस्कारों और रीति रिवाजों को भूल गए हैं, जिससे हमारे रिश्ते आगे बढ़ नहीं पाते हैं। सिद्धार्थ, मैंने इन सब बातों को समझने में शायद बहुत देर कर दी, कहते हुए रूही फफक फफक कर रोने लगी। फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन सिद्धार्थ, तुम भी तो मुझे फ़ोन कर सकते थे ना। एक बार मुझे मनाने की कोशिश तो की होती, या फिर मुझे लेने ही आ जाते। तो सिद्धार्थ बोला, सोचा तो बहुत बार, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर घमंड को एक तरफ रखकर मैंने हालात को सही करने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने के बजाय बच जाता। कहते कहते सिद्धार्थ की भी आंखें भर आई तो रूही सिद्धार्थ के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिद्धार्थ, क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? वह जगह तो अभी तुम्हारी ही है। तभी सिद्धार्थ बोला, रूही, तुम भले ही शारीरिक तौर पर ये घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया हूँ। वापस आ जाओ रूही, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तभी रूही एक झटके में ही तलाक के पेपर फाड़ दिए। फिर कुछ ही देर में रूही के फ़ोन की बेल बजी। हेलो बेटी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो कब का घर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर में नहीं। मैं अपने और सिद्धार्थ के घर पर हूँ और अब से यही मेरा घर है। और हाँ माँ, मेरा घर तो बस गया। अब आप जूही का घर भी अच्छे से बसवा दीजिए। कहते हुए रूही ने फ़ोन काट दिया। तभी सिद्धार्थ और रूही गले लगकर अपनी भावनाओं को आंसुओं में बहने दिया। थोड़ी देर बाद रूही और सिद्धार्थ को पता चला कि नर्मदा जी घर पर नहीं हैं। उन्होंने सारी तरफ देखा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। तभी करीब 1 घंटे बाद उसके पास नर्मदा जी का फ़ोन आया। माँ, आप कहाँ हैं? हमें बिना बताए कैसे चली गई? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई, बेटा, यूँ तो तुम बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला है। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। और हाँ, मैंने और तेरे पापा ने मिलकर तेरे हनीमून की टिकट करवा दिया है, वो भी स्विट्जरलैंड की। जल्दी से तुम दोनों तैयार होकर निकल जाना। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार दोनों चाहिए, जिससे पति पत्नी का प्यार बना रहता है, लेकिन ज़रा सी बात पर गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, जिससे रिश्तों में दरार पैदा हो। कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।